14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। शाम की ठीक 6:12। जयपुर की ठंडी हवा में गुलाब और इत्र की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी। शहर के कैफ़े भरे हुए थे, सड़क किनारे दिल के आकार के गुब्बारे उड़ रहे थे और हर जगह कपल्स की हंसी गूंज रही थी। लेकिन आदित्य के कमरे में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में बजता है। टेबल पर एक पुराना डिब्बा रखा था, लाल रिबन से बंधा हुआ। उस डिब्बे को आदित्य पिछले 3 साल से नहीं छू पाया था। डिब्बे के ऊपर एक चिट्ठी रखी थी जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, 14 फरवरी, और नीचे रिया की लिखावट। आदित्य की उंगलियां कांपने लगीं क्योंकि रिया 3 साल पहले 14 फरवरी की रात मर चुकी थी। वही तारीख, वही दिन, आदित्य और रिया की पहली वैलेंटाइन डेट। रिया बहुत जिद्दी थी। उसने कहा था, आज कुछ अलग करेंगे, भीड़ से दूर, सिर्फ हम दोनों। आदित्य ने पूछा था, कहाँ? रिया ने मुस्कुराकर कहा था, शहर से बाहर पुराना किला, सुना है वहां कोई नहीं जाता। वो जगह थी नाहरगढ़ किला के पीछे का सुनसान हिस्सा। रात 9 बजे वे दोनों वहां पहुंचे थे। हवा बहुत ठंडी थी, मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब। रिया बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। तुम्हें लग रहा है कोई हमें देख रहा है? उसने धीमे से पूछा था। आदित्य हंस पड़ा। तुम्हें हर जगह हॉरर फिल्म दिखती है। रिया चुप हो गई थी। कुछ देर बाद उसने कहा, आदित्य, अगर आज के बाद मैं तुम्हें कभी ना मिलूं तो? आदित्य ने मजाक में कहा, तो मैं भी भूत बन जाऊंगा। रिया ने उसकी तरफ देखा, ऐसी नजर जो मजाक नहीं थी। रात 9:47 बजे रिया गायब हो गई। बस ऐसे ही। आदित्य उसके पीछे था। 2 सेकंड पहले वो उसके साथ थी और अगले ही पल सिर्फ खाली रास्ता। उसने बहुत ढूंढा, चिल्लाया, फोन की टॉर्च से चारों तरफ देखा, लेकिन रिया नहीं मिली। अगले दिन सुबह किले के नीचे खाई में उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फिसल कर गिरना, पुलिस केस बंद। लेकिन आदित्य जानता था रिया फिसल कर नहीं गिरी थी, क्योंकि जिस जगह से वो गिरी बताई गई वहां तक जाने का रास्ता ही नहीं था। आदित्य ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा गिफ्ट था और एक चिट्ठी। उस चिट्ठी पर तारीख थी 10 फरवरी, 3 साल पहले। आदित्य ने पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। उसकी सांस अटक गई। मुझे पता है 14 फरवरी की रात मेरे साथ क्या होने वाला है। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे 3 रातों से एक ही सपना आ रहा है। मैं उसी किले में खड़ी हूं, कोई मुझे पीछे से देख रहा है और हर बार घड़ी में 9:47 बजते हैं। आदित्य की आंखें फैल गईं। रिया के गायब होने का समय 9:47। अगर मैं बच गई तो ये चिट्ठी जला देना, अगर नहीं बची तो 14 फरवरी की रात 9:47 पर उसी जगह आना। मैं तुम्हें वहां मिलूंगी। आदित्य का गला सूख गया। आज फिर वही तारीख थी और घड़ी में समय हो रहा था 8:55। अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज, अनजान नंबर से। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, मैं इंतजार कर रही हूँ आदित्य। नीचे लोकेशन पिन, लोकेशन नाहरगढ़ किला। आदित्य के हाथ सुन पड़ गए। उसने नंबर डायल किया। ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। उसके माथे पर पसीना आ गया क्योंकि ये मैसेज अभी अभी आया था और आज 14 फरवरी थी। आदित्य ने आईने में खुद को देखा। 3 साल से वो इस दिन कमरे में बंद रहता था, लेकिन आज रिया ने उसे बुलाया था, या कुछ और उसे बुला रहा था। उसने जैकेट पहनी, बाइक की चाबी उठाई और निकल पड़ा। सड़कें खाली थी, हवा असामान्य रूप से ठंडी। उसका दिल बार बार कह रहा था वापस लौट जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा था सच जानने का यही मौका है। 8:59 वो किले के पीछे उसी सुनसान रास्ते पर था जहाँ 3 साल पहले सब खत्म हुआ था। उसने बाइक रोकी। चारों तरफ सन्नाटा। तभी उसके फोन की स्क्रीन खुद ब खुद जलोगी। कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस स्क्रीन पर वॉलपेपर बदल गया था। उस वॉलपेपर में उसकी और रिया की फोटो थी, वो फोटो जो उसने 3 साल पहले डिलीट कर दी थी। और फोटो के नीचे लिखा था 9:47। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई।
दूर अंधेरे में उसे एक लड़की की परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद कपड़े, ठीक उसी जगह जहां से रिया गायब हुई थी। वो परछाई उसकी तरफ पीट किए खड़ी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। आदित्य की आवाज कांपी, रिया। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। चेहरा अंधेरे में था, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। और तभी आदित्य के फोन में समय हुआ 9:47 PM। उसी पल उस परछाई ने बिल्कुल रिया की आवाज में कहा, तुम 3 साल लेट हो आदित्य। और फिर उसके पीछे खाई से कई और परछाइयां ऊपर चढ़ती दिखाई देने लगी। आदित्य की सांस गले में अटक गई। उसने देखा खाई के अंधेरे से एक नहीं कई परछाइयां ऊपर चढ़ रही थीं, धीरे घिसटते हुए, जैसे जमीन उन्हें वापस नहीं आने देना चाहती हो। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उस लड़की की परछाई जो ठीक सामने खड़ी थी अब साफ दिखने लगी। लंबे बाल, सफेद ड्रेस, झुकी हुई गर्दन। आदित्य ने कांपती आवाज में फिर कहा, रिया। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। तुम सच जानने आए हो या फिर वही गलती दोहराने? आदित्य का दिल धक से रह गया। कौन सी गलती? उसके मुंह से मुश्किल से निकला। परछाई ने अपना हाथ उठाया और खाई की तरफ इशारा किया। उसी पल आदित्य के दिमाग में 3 साल पुरानी तस्वीरें बिजली की तरह कौंधने लगीं। लेकिन ये तस्वीरें वैसी नहीं थीं जैसी उसे याद थीं। ये कुछ और थीं। उसे याद आया, रिया उस रात डरी हुई थी, बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही थी उसमें रिया पीछे नहीं, आदित्य पीछे देख रहा था। रिया कह रही थी, आदित्य चलो यहां से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और आदित्य हंस रहा था, तुम्हें हर जगह भूत दिखते हैं। रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा था, कृपया चलो वापस चलते हैं। लेकिन आदित्य उसे उसी सुनसान हिस्से की तरफ खींच कर ले जा रहा था। आदित्य ने सिर पकड़ लिया, नहीं ऐसा नहीं था। लेकिन उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलते गए। रिया मुड़कर जाने लगी थी और आदित्य ने उसका हाथ झटके से पकड़ा था। डरो मत, मैं हूं ना। रिया का पैर फिसला नहीं था। रिया पीछे हटते हुए धक्का खाकर गिरी थी। आदित्य की आंखें फैल गईं। नहीं नहीं, मैंने धक्का नहीं दिया। परछाई हंसी, खाली, ठंडी, गूंजती हुई हंसी। तुम्हें सच याद नहीं था आदित्य। रिया गिरने से पहले चिल्लाई थी, आदित्य पकड़ो मुझे। और आदित्य 2 सेकंड के लिए जम गया था, क्योंकि उसी पल उसे लगा था अगर वो हाथ बढ़ाएगा तो वो भी गिर जाएगा। और उसने हाथ नहीं बढ़ाया, बस देखता रहा। रिया खाई में गिर गई। आदित्य की सांस रुक गई, घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं डर गया था। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। टूटी हुई गर्दन, खून से सना माथा, खाली गड्ढे जैसी आंखें। वो रिया थी। तुमने मुझे मारा नहीं, लेकिन बचाया भी नहीं। आदित्य ने पीछे देखा। खाई से चढ़ती परछाइयां अब पास आ चुकी थीं। उनमें से हर एक के चेहरे पर चोट के निशान थे। कुछ के हाथ टूटे हुए, कुछ के सिर फटे हुए, जैसे वो सब भी गिरकर मरे हों। रिया बोली, तुम्हें पता है ये कौन है? आदित्य ने सिर हिलाया। ये सब वो लोग हैं जो यहां फिसल कर गिरे थे। आदित्य के दिमाग में बिजली सी कौंधी। समाचार की पुरानी खबरें, नाहरगढ़ किले के पीछे खाई में गिरकर युवक की मौत, सेल्फी लेते समय लड़की गिरी, कपल की रहस्यमयी मौत। रिया की आवाज फुसफुसाई, हर साल 14 फरवरी। आदित्य का खून जम गया। ये जगह प्यार करने वालों को बुलाती है। स्क्रीन पर मैसेज टाइप होने लगा, अपने आप। अब तुम्हारी बारी है आदित्य। उसने फोन फेंक दिया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? रिया उसके बिल्कुल पास आ गई, इतना पास कि उसकी सांस बर्फ जैसी महसूस हो रही थी। वही जो तुमने मुझे नहीं दिया। आदित्य फुसफुसाया, माफी। रिया ने सिर हिलाया। हाथ? आदित्य समझ नहीं पाया। रिया ने अपना टूटा हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। इस बार मुझे गिरने मत देना। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने रिया का हाथ पकड़ा, उसे लगा किसी ने उसकी कलाई लोहे की जंजीर से बांध दी हो। रिया पीछे की तरफ झुकने लगी, खाई की ओर, और आदित्य उसका हाथ पकड़े खड़ा था।
अब वही पल दोहराया जा रहा था, ठीक 3 साल पहले वाला। रिया गिर रही थी और इस बार अगर आदित्य हाथ नहीं छोड़ेगा तो वो भी खाई में जाएगा। रिया की आंखें उसकी आंखों में थी। इस बार डरो मत। आदित्य की एड़ियां खिसकने लगी। नीचे गहरी खाई, ठंडी हवा, पीछे वे सारी परछाइयां घेरा बनाकर खड़ी थीं, जैसे इंतजार कर रही हूं। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो इस बार रिया को बचाएगा या खुद को? और तभी रिया ने फुसफुसा कर कहा, सच अभी पूरा याद नहीं आया आदित्य। आदित्य चौंका। कौन सा सच? रिया की पकड़ और कस गई। मैं उस रात अकेली नहीं गिरी थी। हवा चीख रही थी। आदित्य की एड़ियां ढलान पर घिसट रही थीं। रिया का टूटा हुआ हाथ उसकी कलाई में धंसा जा रहा था। मैं उस रात अकेली नहीं गिरी थी। ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। कौन? आदित्य की आवाज कांपी। रिया की आंखें गहरी अंधेरी खाई जैसी हो गईं। तुम्हारी यादें तुम्हें बचा रही थीं आदित्य। अब सच तुम्हें नीचे खींचेगा। उसी पल उसके दिमाग में एक और तस्वीर कौन थी? 3 साल पुरानी, वही रात, वही जगह, लेकिन इस बार दृश्य अलग था। रिया उससे हाथ छुड़ाकर पीछे हट रही थी। आदित्य उसे पकड़ने बढ़ा ही था कि पीछे झाड़ियों में हलचल हुई। किसी के जूते कंकड़ पर घिसे। दोनों ने एक साथ पीछे देखा। अंधेरे में एक तीसरा साया खड़ा था, लंबा, स्थिर, बिना हिले। रिया डर गई थी। कोई है यहाँ? आदित्य ने टॉर्च घुमाई, लेकिन रोशनी में कुछ नहीं था। जब उसने टॉर्च नीचे की, रिया एक कदम पीछे हटी और उसका पैर फिसला। वो चीखी, आदित्य! आदित्य ने हाथ बढ़ाया। उसी पर पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया, इतना तेज कि वो खुद भी आगे की तरफ गिरते गिरते बचा। रिया खाई में चली गई। आदित्य जमीन पर गिरा था। उसने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, सिर्फ हवा, सिर्फ सन्नाटा। आदित्य का सिर दर्द से फटने लगा। हाँ, कोई था वहां। रिया की आवाज आई, तुम्हें लगा तुमने मुझे नहीं बचाया, इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें सजा देता रहा। आदित्य हांफने लगा। तो क्या उसने रिया को धक्का नहीं दिया था? उसे पीछे से धक्का लगा था। लेकिन फिर पुलिस को कोई निशान क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो इंसान नहीं था आदित्य। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या था? रिया ने धीरे से सिर घुमाया, खाई की तरफ, वहीं से जहां से बाकी परछाइयां आई थीं। वो यहीं रहता है। तभी उन परछाइयों के बीच से एक अलग साया आगे बढ़ा, बाकियों से ऊंचा, काला, धुंधला, बिना चेहरे का, जैसे धुआं इंसानी आकार ले ले। वो साया चलते हुए नहीं, फिसलते हुए उनकी तरफ आया। आदित्य की सांस रुक गई। रिया फुसफुसाई, ये हर साल एक जोड़ा चुनता है। आदित्य के दिमाग में खबरें घूम गईं। हर साल 14 फरवरी कपल्स की मौत। ये उन्हें यहाँ बुलाता है, डर पैदा करता है, और जब वो घबराते हैं, रिया ने उसकी आंखों में देखा, उन्हें धक्का दे देता है। आदित्य को याद आया, उस रात रिया ने कहा था, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। रिया नहीं, वो उन्हें देख रहा था। डर रिया के अंदर नहीं, उस साए ने डाला था। आदित्य कांप उठा। तो तुम मुझे यहाँ क्यों बुला रही हो? रिया की आवाज टूट गई, क्योंकि ये तुम्हें छोड़ नहीं रहा। काला साया अब बिल्कुल पास था। ठंडी हवा उसके साथ बह रही थी। बाकी परछाइयां पीछे हट गईं, जैसे रास्ता दे रही हूँ। रिया बोली, उस रात तुम गिरते गिरते बचे थे, ये अधूरा रह गया था। आदित्य की आंखें फैल गईं। इसलिए 3 साल से ये तुम्हें बुला रहा है। मोबाइल के मैसेज, सपने, यादों का टूटना, सब जुड़ने लगा। पहली बार उस साए से आवाज आई। आवाज नहीं, कई आवाजें एक साथ, मर्द, औरत, बच्चे। जो डरता है वही गिरता है। आदित्य का शरीर सुन पड़ गया। रिया चीखी, आदित्य मेरी तरफ देखो, इसकी तरफ मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। आदित्य की नजर उस साए से मिली और उसे महसूस हुआ उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो रही है, जैसे वो खाई में खिंच रहा हो। रिया ने पूरी ताकत से उसका हाथ खींचा। तुम्हें इसे हराना होगा। कैसे? आदित्य चिल्लाया। रिया की आंखों में आंसू थे। डरना बंद करो। साया और पास आया। डर ही इसका हथियार है। आदित्य ने आंखें बंद कर ली,
गहरी सांस ली। रिया का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसने खाई की तरफ देखा, फिर साये की तरफ, और पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। तूने उसे मारा। साया ठहर गया, हवा थम गई। आज मैं नहीं डरूंगा। तभी साया तेजी से उनकी तरफ झपटा और उसी पल जमीन आदित्य के नीचे से खिसक गई। रिया का हाथ उसकी पकड़ से फिसलने लगा। रिया चीखी, अब फैसला तुम्हारा है आदित्य। जमीन सचमुच खिसक गई। आदित्य का आधा शरीर खाई के ऊपर लटक चुका था। रिया का हाथ उसकी पकड़ में था और नीचे सिर्फ काला, अंतहीन अंधेरा। काला साया उन दोनों के ऊपर झुकाया। डर आखिरी पल में लौटता है। रिया चीखी, मत सुनो इसे, मेरी आंखों में देखो। आदित्य ने रिया की आंखों में देखा। वहां दर्द था, लेकिन डर नहीं। और तभी उसे एक और बात याद आई। 3 साल पहले जब वो गिरते गिरते बचा था, उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। हाँ, लेकिन गिरने के बाद जब वो जमीन पर पड़ा था, उसे कुछ सेकंड के लिए लगा था उसने खुद अपने पैरों से पीछे हटकर संतुलन बनाया था। जैसे किसी ने उसे बचाया नहीं, उसने खुद को बचाया था। उसकी आंखें फैल गईं। रिया फुसफुसाई, तुम समझ रहे हो? आदित्य की सांस तेज हो गई। ये धक्का नहीं देता, ये सिर्फ डर पैदा करता है। रिया ने सिर हिलाया। लोग खुद गिरते हैं। काला साया थम गया, जैसे उसकी पोल खुल गई हो। रिया बोली, ये तुम्हें धक्का नहीं देगा, ये चाहता है कि तुम खुद हाथ छोड़ दो। आदित्य ने नीचे देखा, गहरी खाई। दिमाग चिल्लाया, छोड़ दे बच्चा, लेकिन दिल शांत था। उसने दांत खींच लिए। इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। साया कांपने लगा। उसका आकार धुंधला पड़ने लगा। हवा में अजीब सी गूंज भर गई। बाकी परछाइयां पीछे हटने लगी। रिया की पकड़ ढीली होने लगी। आदित्य, अब मुझे खींचो। आदित्य ने पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचा। धीरे, बहुत धीरे। रिया खाई के किनारे ऊपर आ गई। दोनों जमीन पर गिर पड़े। साया पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसकी शक्ति छीन ली हो। हवा रुक गई। ठंड गायब। चारों तरफ अजीब शांति। बाकी परछाइयां धुएं की तरह हवा में खुलने लगी। रिया अब उसके सामने बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा बदल रहा था। घाव मिट रहे थे, आंखें सामान्य हो रही थीं। वो वैसी दिखने लगी जैसी 3 साल पहले थी। रिया मुस्कुराई, तुमने कर दिखाया। आदित्य रो पड़ा, तुम वापस आ जाओ प्लीज। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मैं यहां कभी फंसी ही नहीं थी। आदित्य समझ नहीं पाया। रिया बोली, ये जगह यादों से खेलती है, डर से खेलती है और लोगों को यकीन दिलाती है कि वो दोषी हैं। आदित्य की धड़कन रुक सी गई। मैं उस रात मर चुकी थी आदित्य, लेकिन तुम 3 साल से यहां फंसे हुए थे। रिया ने उसकी आंखों में देखा। तुम मुझे बचा नहीं सके, ये सच है, लेकिन तुमने मुझे मारा भी नहीं, ये भी सच है। आदित्य की आंखों से आंसू बहते रहे। ये साया तुम्हें अपराध बोध में जिंदा रखे हुए था। रिया की आवाज बहुत धीमी हो गई। आज तुम आजाद हो गए हो। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार उसका हाथ गर्म था, जिंदा इंसान जैसा। रिया खड़ी हुई, धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अब मुझे जाना होगा। कहाँ? आदित्य चिल्लाया। रिया मुस्कुराई, जहां मुझे 3 साल पहले जाना था। तभी आदित्य के फोन की स्क्रीन जली। समय 9:47 PM। लेकिन इस बार स्क्रीन पर कोई फोटो नहीं थी, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ काली स्क्रीन। जब उसने ऊपर देखा, रिया वहां नहीं थी, सिर्फ खाली जगह, शांत हवा और दूर शहर की रोशनी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आदित्य जमीन पर बैठा रह गया, सांसें भारी, दिल हल्का। 3 साल बाद पहली बार। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, वहीं जहां रिया खड़ी थी। मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान थे, नंगे पैर, और वो निशान खाई की तरफ जा रहे थे। आदित्य की नजर उन ताजे पैरों के निशानों पर जमी रह गई।
नंगे पैर गीली मिट्टी में धंसे हुए और सीधे खाई की ओर जाते हुए उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। रिया, उसके होंठ सूख गए। अभी कुछ सेकंड पहले तो सब शांत हो गया था। साया गायब, परछाइयां गायब, डर गायब। फिर ये निशान। वो धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चलने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी होती गई। निशान खाई के बिल्कुल किनारे जाकर रुक गए। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। आदित्य ने नीचे झांका, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी उसे नीचे से बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। आदित्य। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये रिया की आवाज थी, बहुत दूर से, जैसे खाई की गहराई से आ रही हो। रिया, तुम नीचे हो? वो चिल्लाया। नीचे से फिर वही आवाज, मैं यहां हूं। आदित्य के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। अभी तो रिया उसके सामने थी, उसने उससे बात की, उसका हाथ पकड़ा। तो फिर नीचे कौन है, या ऊपर कौन था? आदित्य के दिमाग में एक ख्याल कौन था? अगर वो साया लोगों को डराकर खुद गिरने पर मजबूर करता है, तो क्या वो लोगों को दिखता भी वही है जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं? रिया ने उसे ऊपर बुलाया, या किसी और ने रिया बनकर उसे ऊपर बुलाया? उसकी सांस अटक गई। उसे याद आया, रिया ने कहा था, मैं यहां कभी फंसी ही नहीं थी। तो फिर अभी जो उसके सामने थी वो कौन थी? नीचे से आवाज फिर आई, आदित्य, हाथ बढ़ाओ। आदित्य की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, ठीक 3 साल पहले की तरह। वही शब्द, वही जगह, वही पल, लेकिन इस बार आवाज नीचे से आ रही थी, ऊपर से नहीं। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। मोबाइल जेब में अपने आप वाइब्रेट करने लगा। उसने निकाला, स्क्रीन पर मैसेज टाइप हो रहा था, इस बार सच में उसे बचा सकते हो। उसके हाथ कांपने लगे। नीचे से आवाज रो पड़ी, आदित्य प्लीज। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। ये रिया की ही आवाज थी, साफ, सच्ची, दर्द भरी। वो खुद से लड़ने लगा। अगर ये जाल है तो, अगर सच में रिया नीचे है तो। उसने घुटनों के बल बैठकर नीचे झुककर हाथ बढ़ाया। रिया, पकड़ो मेरा हाथ। नीचे अंधेरे में हलचल हुई, कुछ उसकी तरफ बढ़ा। उसने महसूस किया किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा, बहुत जोर से पकड़। आदित्य ने पूरी ताकत से खींचा, खींचता रहा। धीरे धीरे एक चेहरा ऊपर आया और आदित्य की चीख निकल गई। वो रिया नहीं थी, वो उसका अपना चेहरा था, ठीक वैसा जैसा अभी है। डरी हुई आंखें, खुला मुंह, और वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर आखिरी पल में लौटता है। आदित्य का दिमाग सुन पड़ गया। उसने हाथ छोड़ना चाहा, लेकिन पकड़ और कस गई। नीचे से आवाज आई, तुम्हें लगा तुम आजाद हो गए। आदित्य समझ गया, साया कभी गया ही नहीं था, उसने बस रूप बदल लिया था। पहले रिया बनकर आया, अब आदित्य बनकर। उसे रिया के शब्द याद आए, ये धक्का नहीं देता, लोग खुद गिरते हैं। आदित्य ने दांत पींच लिए, तू मुझे मेरे ही डर से हरा नहीं सकता। नीचे वाला चेहरा हंसा, तुम खुद से भाग नहीं सकते। आदित्य ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, और इस बार उसने खुद अपना हाथ पीछे खींच लिया। पूरी ताकत से उस पकड़ से छूटकर वो पीछे गिर पड़ा। उसके कानों में एक भयानक चीख गूंजी, खाई के अंदर से, जैसे कोई नीचे गिर गया हो, बहुत गहराई में। और फिर पूर्ण सन्नाटा। अगली सुबह सूरज की रोशनी आदित्य की आंखों पर पड़ी। वो जमीन पर लेटा था, किले के उसी सुनसान हिस्से में। चारों तरफ सामान्य सुबह, पंछियों की आवाज, हल्की धूप, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कांपते हुए उठकर खाई की तरफ देखा। वहां कोई निशान नहीं था, ना पैरों के निशान, ना खरोच, कुछ भी नहीं। मोबाइल उठाया, कोई मैसेज नहीं, कोई फोटो नहीं, सब सामान्य। आदित्य ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और वापस शहर की तरफ चल पड़ा। 3 साल का बोझ जैसे उतर गया था। वो सच में आजाद था, या उसे ऐसा लग रहा था। 1 महीना बाद 14 मार्च, आदित्य अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर एक छोटा सा डिब्बा रखा था, लाल रिबन से बंधा हुआ। उसने चौंक कर उसे देखा। उसे याद नहीं था कि ये डिब्बा उसने यहाँ रखा हो। डिब्बे के ऊपर एक चिट्ठी थी, उस पर लिखा था 14 अप्रैल, और नीचे लिखावट रिया की। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देसी स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।